गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लॉकर। आज की हमारी वर्कशीट 8वीं क्लास की सामाजिक विज्ञान की है। हमारी वर्कशीट 5वीं है, 4 तारीख की। हमारा जो चैप्टर है व्यापार से साम्राज्य तक, मतलब कि व्यापार करने गए थे और साम्राज्य स्थापित कर लिया। हमारा उप विषय टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्व में आगमन, मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब पूर्व की तरफ आ रही है। हम लोग पूर्व में थे और वो लोग पश्चिम में। आप जब आप सुनते हो ड्रेसेस के बारे में तो आप लोग बोलते हो ना वेस्टर्न ड्रेस, यानी पश्चिम की ड्रेस, यानी उस तरफ की ड्रेस। ओके, मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह था। आपने नाम सुना होगा, अकबर का नाम सुना होगा। अकबर, शाहजहां, बाबर, हुमायूं, ये जो मुगल शासक थे ना, उसमें सबसे एंड में सबसे ज्यादा मतलब जो शक्तिशाली राजा था, इनके बाद भी शासक रहे, लेकिन सबसे ज्यादा शक्तिशाली एंड में जो था वो औरंगजेब था। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सब सूबेदारों ने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली। मतलब कि जब राजा मर जाता है ना, तो छोटे छोटे अधिकारी होते हैं ना, वो पावर अपनी इतनी ज़्यादा उनके पास हो जाती है कि वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। अब जैसे कि मॉनिटर ना हो तो क्लास में हर कोई हल्ला मचा रहा होता है, तो इसी तरीके से मृत्यु के बाद राजा की जो है छोटी छोटी रियासतें लोगों ने कायम कर ली, जो वहाँ के सूबेदार थे। इधर 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर, राजनीतिक जो सिचुएशन थी उस पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी। अब हम देख रहे हैं कि नई ताकत आ रही है। वो व्यापारिक कंपनी के रूप में आए थे यहाँ पर, और धीरे धीरे आकर के वो यहाँ बस गए और यहाँ के नीति निर्धारक बन गए। मतलब सब कुछ जो भी नीतियाँ बनेगी, जो भी जो है काम होगा, एडमिनिस्ट्रेशन का होगा, सब कुछ उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। लेकिन अचानक से तो हुआ नहीं होगा, तो ये हुआ कैसे, चलिए देखते हैं। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से पूरब में व्यापार का चार्टर का मतलब होता है इजाजतनामा हासिल कर लिया। मतलब कि लिखित रूप में उसे मिल गया कि भाई तुम्हारे पास एकाधिकार है। क्या मिला? इसके अनुसार कंपनी को पूरब में व्यापार का एकाधिकार मिल गया। एकाधिकार का मतलब होता है सिर्फ मैं, यानी कि सिर्फ एक ही व्यक्ति जो उसका सारा फायदा उठाएगा। ये ठीक ऐसे ही है कि आपकी गली में एक शॉप यहाँ है और पूरी गली में कोई शॉप नहीं है फोटो स्टेट की। अगर वो आपसे कहता है कि मैं 1 रुपये लूंगा, आपको वहीं फोटो स्टेट करानी पड़ेगी। अगर वो 2 रुपये लेगा तब भी आपको वहीं करानी पड़ेगी। लेकिन एक और फोटोशॉप की जो है फोटो स्टेट की शॉप खुल गई, अब ये 1 ले रहा है, तो ये पुराना वाला जो है वो 2 नहीं ले सकता। यहाँ पर उसका एकाधिकार खत्म हो गया। तो यहाँ पर अंग्रेजों के पास एकाधिकार हो गया था। सारा जो भी व्यापार था उसका फायदा सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों की इस ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल रहा था। यानी कि अब इंग्लैंड की कोई और कंपनी इसके कंपटीशन में आके खड़ी नहीं होगी। इसके द्वारा कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी। वहां से सस्ती कीमत पर चीजें खरीद करके ऊंची कीमत पर यूरोप में बेच सकती थी। मतलब कि भारत से मुनाफा वो कमा सकती थी और बाकी कोई और कंपनी इसमें नहीं आ सकती। लेकिन ये शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों फ्रांस, डच और पुर्तगाल को यहाँ आने से नहीं रोक सके। भाई इंग्लैंड के लोगों को तो उन्होंने रोक लिया, क्योंकि इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने बोला है, तो वहाँ के लोग तो मानेंगे उनकी बात। लेकिन दूसरे देशों की बात क्यों मानेंगे? दूसरे देशों के लोग, वो लोग भी यहाँ पर आए, जैसे फ्रांस के, डच के और पुर्तगाल के। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करके भारत पहुंचते, तब तक पुर्तगालियों ने गोवा में अपना ठिकाना बना लिया था। अगर आपसे कोई पूछे कि पुर्तगाली कहाँ आके बसे थे, तो वो गोवा में आकर के बसे थे। उस टाइम हमारा जो भारत था उसका इंटरनेशनल व्यापार, यानी पूरे विश्व में सबसे ज्यादा फेमस व्यापार किस चीज का था? सूती कपड़े का, रेशम का, काली मिर्च का, लौंग, इलायची, दालचीनी। ये वो व्यापार था जिसके लिए सारे लोग खींचे चले आते थे कि भारत का देखो व्यापार कितना अच्छा है, उसका मटेरियल कितना अच्छा है। आपको पता है एलिजाबेथ जो रानी थी, वो जो भारत के कपड़े जाते थे यहाँ से, उसका मतलब कि उन कपड़ों से अपनी ड्रेस बनवाती थी। आप सोच सकते हो कि भारत के कपड़े कितनी उच्च क्वालिटी के रहे होंगे कि रानी उस कपड़ों को पहन रही थी। ठीक, लेकिन जब कंपटीशन बढ़ जाता है ना, जब कंपटीशन बढ़ने लगा तो भारत में इन वस्तुओं की कीमत बढ़ने लगी और मुनाफा घटने लगा। जब कंपटीशन बढ़ जाता है तो आप उसमें एडवर्टाइजमेंट करते हो, आप बहुत सारा आपको खर्चा करना पड़ जाता है, और दूसरी कंपनियां भी आ गई इसमें। तो ऐसे में यूरोपीय कंपनी जो है
उनके बीच में कंपटीशन के कारण वस्तुओं की कीमत बढ़ने लगी। और जब वस्तुओं की कीमत बढ़ती है ना, तो मुनाफा जो है वो घट जाता है। जैसे कि अगर आप कोई कोई पेंसिल बेच रहे हो 5 रुपए में, तो वो ज़्यादा बिकेगी। अगर आपने उसे 7 रुपए में बेची तो क्या बिकेगी वो? तो और कम बिकनी शुरू हो जाएगी। ठीक, अब हम देखते हैं, बाजारों पर कब्जा करने की इस होड़ ने कंपनियों के बीच लड़ाई शुरू करवा दी। धीरे धीरे इन लड़ाइयों की वजह से उन्होंने अपने आप को सुरक्षित करने के लिए बस्तियों की किलेबंदी करनी शुरू कर दी। आप देख सकते हो कि कंपनी के लोग बाहर से भारत में आए और भारत में जहां वो रह रहे थे ना, वहां अपने क्षेत्र की इन्होंने किलेबंदी करनी शुरू कर दी। मतलब कि उनका कहना था, हम यहाँ पर सुरक्षित नहीं हैं, सुरक्षित नहीं है। हम अपने आप को अगर बचाना चाहते हैं तो हम अपने आप को किले के अंदर सुरक्षित रखेंगे। वो यहाँ पे जो भारत के लोग थे उनसे भी खुद को बचाना चाहते थे, तो उन्होंने किलेबंदी करनी शुरू कर दी। इस टाइम आप देखते हो कि एक ब्लैक टाउन हो गया था, ठीक, और एक वाइट टाउन हो गया था। जो वाइट टाउन था उसमें अंग्रेज और बड़े जो है व्यापारी, बड़े अधिकारी रहते थे। ब्लैक टाउन में हमारे देश के लोग रहते थे। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आकर यहीं के लोगों से मुनाफा कमा करके बाहर की कंपनियों ने हमें दुखी करना बहुत शुरू कर दिया था। ठीक, इस कारण उनका टकराव स्थानीय शासकों से होने लगा, जो राज्य का मुनाफा होने के कारण अब कंपनियों से दुखी थे। पहले यहाँ के जो राजा थे उनको फायदा मिलता था, अब कंपनी आ गई। ठीक, कंपनी आ गई और वो अपने आप को ये दिखाने की कोशिश कर रही है, भाई हम लोगों को किलेबंदी चाहिए क्योंकि हमें सुरक्षा चाहिए। ऐसे में जो फायदा यहाँ के राजाओं को मिलना चाहिए था, अब वो फायदा कंपनी को मिल रहा है। ऐसे में जो कंपनी है वो, उसके लोग जो हैं सारा मुनाफा ले रहे हैं, तो राजा जो है उनकी अब 36 का आंकड़ा होना शुरू हो गया। ठीक, उदाहरण के तौर पे अगर हम देखते हैं तो बंगाल के सूबे को अगर हम देखें तो 1651 में हुगली नदी के किनारे पहले इंग्लिश फैक्ट्री शुरू हुई, जहां निर्यात होने वाली चीजों को जमा किया जाता था। ये पहली इंग्लिश फैक्ट्री कहाँ शुरू हुई? हुगली नदी। ठीक, जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास बसने के लिए प्रेरित किया। वो जितने आसपास रहेंगे उतना काम आसानी से होगा, उतना कम टाइम लगेगा, उतना कम पैसा लगेगा। जितना कम पैसा लगेगा बनाने में, उतना मुनाफा ज्यादा होगा। तो आसपास रहने की बात की जाने लगी कि आप आसपास ही रहिए। 1696 तक आते आते कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ किला बनाना शुरू कर दिया। 1698 में मुगल अफसरों को रिश्वत दे करके 3 गांव की जमींदारी भी खरीद ली, जिसमें से एक गांव कलिकता था, जो बाद में आज के टाइम में आप कलकत्ता या कोलकाता के नाम से जानते हो। आप देख रहे हो कि यहाँ पे उन्होंने जमींदारी खरीद ली, यहाँ पे रहना शुरू कर दिया, खुद को प्रोटेक्ट करना भी शुरू कर दिया। इसके साथ साथ अंग्रेजों से उन्होंने फरमान प्राप्त कर लिया था, यानी कि परमिशन ले ली थी कि वो बिना कोई टैक्स दिए व्यापार कर सकते हैं। राजा के पास पैसा कहाँ से आता है? जो उसे कर मिलता है, कर मतलब टैक्स, वही तो होता है। कंपनी के जो लोग हैं उन्हें टैक्स दे ही नहीं रहे, तो राजा के पास जो सोर्स ऑफ इनकम था वो हम देख रहे हैं कि कम होता जा रहा है। ठीक, हालांकि यह अधिकार अभी तक सिर्फ कंपनियों को ही मिला था। शुरुआत में क्या था, ये कहा गया बिना टैक्स के आप व्यापार करो, लेकिन यह अधिकार सिर्फ कंपनी को था। लेकिन कंपनी क्या करते थे, अपने जितने अधिकारी थे उनको निजी व्यापार चलाने के लिए भी उन्होंने जो है परमिशन दे रखी थी, तो शुल्क जो है वो लोग भी नहीं चुकाते थे। अब राजा के पास टैक्स आना कम हो गया, भाई टैक्स दे ही नहीं रहे, तो राजा के पास टैक्स आना कम हो गया। नतीजन क्या हुआ, मुर्शिद कुली खान ने, बंगाल का नवाब था, उसने अंग्रेजों का विरोध किया। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ के व्यापार के लिए बाहर से व्यापारी आए, उन्होंने यहाँ पे एकाधिकार जमा लिया और यहाँ के व्यापार को ही खत्म करने लगे, सारा मुनाफा खुद के पास ले जाने लगे। बाद में इनकी कंपटीशन बढ़ गया, इन्होंने खुद को किलेबंदी में बंद करना शुरू कर दिया ताकि सुरक्षित रहे, और ये बिना टैक्स दिए व्यापार कर रहे थे। चलिए क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार चार्टर से क्या फायदा मिला? एकाधिकार का मतलब होता है मोनोपोली, सिर्फ मेरा खुद का अधिकार होगा, कोई और नहीं आ सकता। इसका क्या हुआ कि कंपनी सस्ते दामों पे चीजें खरीद के महंगे दामों पे बेच सकती थी। जितना मुनाफा होता था भारत से, सिर्फ और सिर्फ कंपनी के खाते में जाने लगा। ठीक,
दूसरा क्वेश्चन है कि किन चीज़ों को जो है भारत के ऐसी कौन सी चीज़ें थी जिनको यूरोपीय व्यापारी अपने साथ जो है ले जाना चाहते थे और उनका मुनाफा कम क्यों होने लगा। ये वही चीज़ें हैं, सूती कपड़े, रेशम, काली मिर्च, लौंग, इलायची, इन सब का व्यापार होता था। ये वो चीज़ें थी जो यूरोपीय व्यापारी अपने साथ यूरोप ले जाना चाहते थे। लेकिन कंपटीशन बढ़ने के कारण वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगी और मुनाफा घटने लगा। ठीक। तीसरा क्वेश्चन आता है, आपके जीवन से संबंधित किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार आपको किस प्रकार आपके एकाधिकार को प्रभावित कर सकता है, अपने जीवन के किसी उदाहरण के द्वारा विस्तार पूर्वक लिखिए। देखिए, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। एक नॉर्मल सी बात मैंने बहुत छोटी सी और कह सकते हो एक थोड़ी सी व्यंग टाइप की है, थोड़ी हंसी वाली बात है। आप इसमें कोई भी उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कि आप बता सकते हैं कि जब आप इकलौते थे तो आपके पास बहुत सारे खिलौने थे, लेकिन जब आपका भाई या बहन हुई उसके बाद मम्मी पापा जो भी खिलौने लाते उसमें से भाई को भी खिलौने देने पड़ते हैं। मम्मी पापा का प्यार बढ़ गया, अटेंशन बढ़ गई, अब हमारी अकेली नहीं चलेगी घर में, तो हमारा एकाधिकार खत्म हुआ। तो ये आपके जीवन से भी रिलेटेड है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपने विचार ज़रूर दें। धन्यवाद।